अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इसलिए कहा है कि डिजीज़ के अंदर, इस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर जो क्लॉट होता है, जो एम्बोलिज्म होता है, जो आपका क्लॉट मूव कराता है वो ब्लड का होता है। लेकिन इसके अलावा एम्बोलिज्म फैट का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली फ्लूइड्स में या तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका हो सकता है। तो इनकी कॉजेज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पेशेंट की कंडीशन, इमरजेंसी में प्रेजेंट करने वाला जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का पेशेंट होगा वो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में होगा और विद इन अ सेकेंड मिनट्स के अंदर ये पेशेंट कोलैप्स होने के चांसेस है, क्योंकि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, डायरेक्ट आपका पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो है आपको सिंकोप के साथ मिलेंगे, मतलब अनकॉन्शियस मिलेंगे। तो इस पेशेंट के अंदर जो एक ट्राइएड मिलता है, क्लासिकल ट्राइएड आपको मिलेगा। पेशेंट एक तो कफ के साथ बलगम, मतलब हेमोप्टेसिस की कंप्लेन होगी उसकी, कि वो हेमोप्टेसिस की हिस्ट्री बताएगा। उसके अलावा उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 100 होगा, उसको मतलब टैकीकार्डिया होगा। उसके अलावा पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पेशेंट को टैकिपनिया होगा। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो आप सोच सकते हैं ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। इसके अलावा 95% चांसेस होते हैं कि ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डीवीटी का, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। तो पेशेंट के डीवीटी के सिम्टम्स आप चेक कर लीजिएगा कि लेग्स जो है वो स्वॉलन है, वार्म है, एरिथमेटिक है या नहीं है, क्योंकि 95% जो कॉज है वो डीवीटी है। आप सिर्फ डीवीटी याद रख लें, आपको पेशेंट की एम्बोलिज्म की जो हिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन लेस लाइकली कुछ चांसेस होते हैं कि वो डीवीटी के अलावा भी हों। तो ये 3 सिम्टम्स मिले तो आपने पेशेंट को डायरेक्टली हेपरिन की तरफ ट्रीट कर देना, शिफ्ट कर देना है, ट्रीटमेंट्स का स्टार्ट कर देना है। तो वन बाय वन इसकी कॉजेज़, इसके टाइप्स और उसके ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले थ्रोम्बो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई भी सर्कुलेटरी चीज़ हो ब्लड के अंदर अदर दैन ब्लड, तो उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट कॉमन है वो होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट मोस्ट प्रोबेबली आपकी वेनस साइड का होगा, आर्टीरियल साइड का नहीं होता। आर्टीरियल साइड का इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर आर्टीरियल साइड पे बहुत ज़्यादा होता है। मैं ब्लड प्रेशर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिम्टम्स के बाद जब हम इसकी फीचर्स की तरफ आएंगे तब आपको उसकी डिटेल बताता हूँ कि क्यों ये जो आर्टीरियल साइड का नहीं होता। एक तो थ्रोम्बस वीनस साइड पे बनेगा। सेकेंडली अगर आर्टीरियल साइड का बनेगा तो उसकी एक ही कॉज है वेजिटेशन, मतलब आपके एक पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा या उसको कोई हार्ट की डिजीज़ होगी जिसमें वेजिटेशंस बनेंगी, वेजिटेशन स्लफ ऑफ होंगी और वो एक क्लॉट की शक्ल तैयार कर लेगा। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के अंदर ये आ गया। उसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के अलावा पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म की 2 से 3 कॉजेज़ हैं। एक तो एहतियात ना करना, जब भी आईवी फ्लूइड्स, जब भी कुछ भी आईवी इंट्रावेनियसली आप कुछ भी पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे होते हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बबल्स हैं तो वो एक बबल एयर का काम करेंगे। सेकेंडली पेशेंट, अगर जो वो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो अगर डाइवर है, सी डाइवर है, डीप सी डाइवर है, तो उसके अंदर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। अब बाहर से एयर नहीं आएगी, ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड के अंदर ही कुछ गैसेस हैं, नाइट्रोजनस गैसेस हैं, वो एक्यूमुलेट करती हैं, एक बबल की शक्ल इख्तियार करती हैं और इस पेशेंट को एम्बोलिज्म कॉज कर देती हैं। इसके बाद आ जाता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, मतलब ये जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा, प्रेगनेंसी में हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है। और फैट एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म कैसे होगा? जब पेशेंट की कोई फ्रैक्चर होगी, कोई हेमोरेज होगा, हेमोरेज कुछ ट्रॉमा होगा, पेशेंट की इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कैसा भी अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से या फिर सर्जरी की वजह से हो सकता है फैट आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर हो गया, वो पेशेंट का क्या कॉज कर सकता है?
एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। अभी हम कॉजेज़ पढ़ रहे हैं एम्बोलिज्म की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आप एम्बोलिज्म याद रखें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कवर हो जाएगी। तो ये कॉजेज़, ये थ्रोम्बस की या क्लॉट की या एम्बोलिज्म की टाइप्स आ जाएंगी। अब पहले तो आपको बताता हूँ सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के। सिम्टम्स क्या होंगे, जो ट्राइएड याद रखना है वो तो मस्ट है ना कि आपका फर्स्ट जो है टैकी कार्डिया, देन टैकिपनिया, एंड लास्ट जो ट्राइएड में है वो है हेमोप्टेसिस। ये 3 चीज़ें मस्ट याद रखनी है, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया और हेमोप्टेसिस। इसके अलावा पेशेंट जो अर्ली सिम्टम्स आएंगे उसमें कफ होगी, कफ के साथ हेमोप्टेसिस होगा, कफ होगी, चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को क्या होगी, डिस्निया हो सकता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स क्या हो सकते हैं पेशेंट के, एक्यूट, सब एक्यूट डिस्निया, आप सिर्फ डिस्निया ही याद रख लें, इनफ है डिस्निया। पेशेंट को फीवर होगा, चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, डिस्निया होगा, और पेशेंट सिनकोप में भी हो सकता है, सिनकोप का पेशेंट भी हो सकता है, मतलब वो बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को, ठीक है, ये पेन, ये सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, बस आप ये 3 सिम्टम्स याद रख ले, ये इनफ हैं। और मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट सिनकोप के साथ ही प्रेजेंट करता है, वरना चेस्ट पेन की कंप्लेन होगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें आपने याद रख लेनी है, वो डीवीटी की हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ही पढ़ेंगे, बट डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर आपने याद रखना है एरिथमेटस, लोअर एक्सट्रीमिटीज वार्म होंगी, वार्म लोअर, और एडिमा होगा, वहाँ पे स्वॉलन होगा। ये 3 चीज़ें आपने डीवीटी की याद रख लेनी है, क्योंकि 95% पेशेंट्स जो होते हैं वो डीवीटी के ही होते हैं। डीवीटी इज़ द 95% कॉज ऑफ एम्बोलिज्म। तो वैसे फ़िलहाल आप यही याद रखें कि डीवीटी की वजह से हो सकता है, डीवीटी को हम डीवीटी में पढ़ेंगे। अब पेशेंट की कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। कॉजेज़ में हम कॉजेज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एंडोथेलियल लाइनिंग की वजह से हो सकता है, पेशेंट का वेनस साइड का हो सकता है, और इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिकल जो आपकी एंटी थ्रोम्बन प्रोटीन्स है, थ्रोम्बोलिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम कॉज पढ़ लेंगे वीनस क्लॉट फॉर्मेशन की। वीनस साइड पे क्लॉट कैसे बनता है? वीनस साइड पे क्लॉट तब ही बनेगा हमारा ब्लड जब सर्कुलेट नहीं कर रहा होगा, मतलब पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, या तो वो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है लेकिन उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, सारा दिन सोया रहता है, लेटा रहता है, उसके अंदर हो सकता है। या फिर पेशेंट की वो हुई है सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट्स जो हैं वो रेस्ट ही करते हैं, बेड रेस्ट करते हैं। और इसके अलावा ओल्ड एज के पेशेंट हो सकते हैं, ओबीस पेशेंट हो सकते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट हो सकते हैं। तो या तो ये होगा इनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब लेज़ी, या फिर इनकी प्रीवियस हिस्ट्री होगी किस चीज़ की, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट हो सकता है। ये 3 इनफ है। और इसके अलावा ओबीस होगा, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है, ओबेसिटी लेस लाइकली, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। आर्टीरियल क्लॉट जो होता है,
आर्टीरियल क्लॉट फॉर्मेशन जो होती है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, बताता हूँ क्या होता है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हो सकता है या वेजिटेशन फॉर्मेशन हो सकती है ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू इन्फेक्शन। पैराडॉक्सिकल होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको कंजेंटली लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट शंट्स होते हैं, सुराख होता है उनके दिल के अंदर। तो आपकी राइट साइड का क्लॉट जो है वो लेफ़्ट साइड में अगर मूव कर जाए तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। सेकेंडली, वेजिटेशन फॉर्मेशन मतलब आपके हार्ट का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या आया था, आर्टीरियल क्लॉट। अगर पेशेंट का हार्ट या तो सही से पंप नहीं कर रहा, उसके अंदर क्लॉट बन सकता है, या फिर उसकी हार्ट की कोई डिजीज़ है जिसके अंदर क्लॉट जो है वो बैक्टीरिया के साथ अटैच है, कुछ और फैक्टर्स अटैच होके एक वेजिटेशन बना लेते हैं। वेजिटेशन स्लफ ऑफ होगी, वो एक जो जगह से एक लोथरा सा बनेगा वो मूव करेगा, वो जाके या तो डीवीटी कॉज कर सकता है या अदर किसी भी जगह पे जाके ब्लॉकेज कॉज कर सकता है, तो वेजिटेशन फॉर्मेशन। इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिकल कॉजेज़ हैं। थ्रोम्बोलिटिक कॉजेज़, थ्रोम्बोलिटिकल के अंदर आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर 5 लेडन, मतलब म्यूटेशन ऑफ फैक्टर जीन 5, फैक्टर 5 लेडन। पेशेंट को नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में क्या होगा, पेशेंट की थ्रोम्बोलिटिक जो जीन्स होंगी, एंटी थ्रोम्बोलिटिकल जीन्स होंगी वो निकल जाएंगी, वो यूरिन के थ्रू पेशेंट की बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, पेशेंट को डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस डिजीज़, उस जो एंटी थ्रोम्बिन जीन है उनका नाम लिख लें, एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन्स ये आपके बॉडी से वेस्ट आउट हो जाएंगी जो कि थ्रोम्बन नहीं बनने देती। इसके अलावा जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हों, प्रेगनेंसी इज़ द कॉज जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा OCPs और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने वाली वुमेन्स और प्रोटीन C और S की डेफिशिएंसी हो सकती है, ये भी आपकी नेफ्रिटिक या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ सकता है। मतलब रेनल कॉज है जिसके अंदर ये वाली प्रोटीन जो आपकी बॉडी से लीव हो जाएगी। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स स्मोकर्स होते हैं, उनमें भी स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। अब थ्रोम्बोलिटिकल कॉजेज़ हो गई हैं, वेनस क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा उसकी कॉजेज़ हैं, आर्टीरियल क्लॉट कॉजेज़ हैं। इसके अलावा इंजरी की वजह से हो सकता है, अगर इंजरी की वजह से हो तो उसको हम कहेंगे एंडोथेलियल लाइनिंग की कॉज है। एंडोथेलियल सेल या लाइनिंग कॉज, जो लाइन की कॉज होगी। एंडोथेलियल सेल लाइंस मतलब आपकी वेसल्स रप्चर जब होंगी, मतलब रप्चर कब होंगी, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, और इसके अलावा सर्जरी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट, कुछ बर्न पेशेंट होते हैं, बर्न पेशेंट के अंदर आपको एम्बोलिज्म के केसेस मिलते हैं, उसको भी आप थ्रोम्बोलिटिकल कॉज में ही लिखेंगे, उसमें भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। तो बर्न पेशेंट होगा और एंडोथेलियल लाइनिंग में ट्रॉमा और सर्जरी होगी। सिम्टम्स हो गए हैं, पेशेंट के कॉजेज़ हो गई हैं, अब पेशेंट के कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं।
इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिखा देता हूँ। वो क्या है? वेल्स क्राइटेरिया। हम वेल्स क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। वेल्स क्राइटेरिया की बेस पे पेशेंट की हम कहते हैं कि ये एम्बोलिटिकल है या नहीं है, और अगर है तो उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से पहले हम करेंगे वेल्स क्राइटेरिया। वेल्स क्राइटेरिया या वेल्स स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? डीवीटी। पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी। अगर पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट किया है सिम्टम्स के साथ, डीवीटी के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है, तो वो वेल्स क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद अगर पेशेंट को प्रीवियस डीवीटी की हिस्ट्री हो, सिम्टम्स ऑफ एम्बोलिज्म, इसके अलावा पेशेंट डीवीटी के साथ आया हो, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, या फिर पेशेंट को सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स हो, डीवीटी ना हो, फिर आ जाता है पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, एंड उसके अलावा फिर आ जाता है पेशेंट का एक सिम्टम था हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाना, टैकीकार्डिया। पेशेंट को टैकीकार्डिया अगर हो, टैकीकार्डिया का पेशेंट हो, या फिर पेशेंट को कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री हो मैलिग्नेंसी की, मैलिग्नेंसी मतलब कोई भी कैंसर की हो, और लास्ट 6 क्या होगा? अगर पेशेंट या तो 3 दिन से बेड रेस्ट हो, बेड रेस्ट की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या फिर फॉर 3 डेज, अगर 3 दिन से वो बेड रेस्ट कर रहा है, या फिर सर्जरी की हिस्ट्री हो। कब? 1 मंथ बैक, 1 महीने की हिस्ट्री हो, तो हम सोच सकते हैं ये वेल्स क्राइटेरिया का एक पॉइंट है। अब इनके नंबर्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं। वेल्स स्कोर है तो अगर पेशेंट को डीवीटी हो, डायरेक्टली आपने उसको 3 पॉइंट्स दे देने हैं। और अगर डीवीटी के साइन सिम्टम्स नहीं है लेकिन एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो आपने पेशेंट को क्लिनिकली अगर वो अपीयर कर रहा है कि ये एम्बोलिटिकल कंडीशन है, तो हम उसके अंदर 3 पॉइंट्स देंगे। ये एम्बोलिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं हम किसको? वेल्स क्राइटेरिया को। उसके अलावा अगर पेशेंट बेड रिटर्न हो, और उसको फिर हम पॉइंट्स देंगे 1.5। अगर पेशेंट प्रीवियस हिस्ट्री और डीवीटी को, तो उसके अंदर 1.5 एंड देन 1 एंड 1। ये पॉइंट्स देने का मकसद, इन पॉइंट्स को देने का मकसद क्या है? इन पॉइंट्स की बेस पे हम कहते हैं कि ये पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन क्या स्टार्ट करवाना है। तो 3 ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। अब वेल्स क्राइटेरिया का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताता हूँ। अगर तो वेल्स क्राइटेरिया ये पॉइंट्स लेस देन 4 आते हैं, लेस देन 4 पॉइंट्स होंगे, तो हम सिर्फ डी टाइमर्स करवाएंगे पेशेंट को। ये सेंसिटिव डी टाइमर एम्बोलिटिक सेंसिटिव टेस्ट है, स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब कि हम डी टाइमर्स करवाएंगे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका होगा डी टाइमर्स। अब डी टाइमर्स लेस देन 4 है, और अगर पेशेंट का पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है तो आगे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट रूल आउट हो जाएगा कि ये पेशेंट एम्बोलिटिकल कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या करेंगे? फिर पेशेंट का अगर डी डाइमर्स पॉजिटिव होता है तो
हम पेशेंट का क्या करवाएंगे, हम स्पाइरल सीटी स्कैन करवाएंगे, जिसको हम सीटी एंजियोग्राफी भी बोलते हैं, सीटी एंजियोग्राफी भी बोलते हैं। स्पाइरल सीटी स्कैन याद रख लें। और अगर पेशेंट का डी डाइमर्स और अगर पेशेंट का वेल स्कोर मोर देन 4 है तो हम डायरेक्टली सीटी स्कैन ही करवाते हैं। रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, अगर वेल्स क्राइटेरिया वेल स्कोर लेस देन 4 आता है, लाइक एम्बोलिटिकल के सिर्फ सिम्टम्स हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम डी डाइमर्स कर लेंगे फॉर श्योर। कि अगर पॉजिटिव आया तो हम स्पाइरल सीटी स्कैन करवाएंगे कंफर्म करने के लिए कि ये एम्बोलिटिकल कंडीशन है या नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो वो इनफ है, पेशेंट के सिर्फ साइन एंड सिम्टम उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम स्पाइरल सीटी स्कैन करवाते हैं, स्पाइरल सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करवाते हैं, प्लस कंट्रास्ट। लेकिन अगर पेशेंट का बेल्स क्राइटेरिया आता ही पॉजिटिव है, मतलब मोर देन 4 आता है, 4 पॉइंट से ज़्यादा आता है, लाइक ये तीन ही आ जाते हैं, डीवीटी की कोई पुरानी हिस्ट्री है, अभी दोबारा से डीवीटी है, तो पेशेंट को एम्बोलिटिकल कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली सीटी स्कैन करवाएंगे। और अगर सीटी स्कैन के अब 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अगर तो पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में जो सीटी एंजियोग्राफी है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकती है। सीटी स्कैन जो स्कैन है वो क्या कॉज कर सकती है, ब्रेस्ट कैंसर। ये एमसीक्यू से कहलाता से ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकती है। और दूसरा क्या होगा, अब सीटी स्कैन नहीं करवा सकते तो उसकी जगह फिर हम करवाएंगे V/Q स्कैन, ये V/Q टेस्ट करवाएंगे। फिर आ जाता है दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, हम सीटी एंजियोग्राफी के अंदर कंट्रास्ट ना यूज़ कर सकें। और कंट्रास्ट कब नहीं यूज़ कर सकते, जब पेशेंट का रेनल फेलियर हो। रेनल फेलियर के पेशेंट्स के अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कंट्रास्ट। हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कर रहे हैं किसकी, कंट्रास्ट की, मतलब स्पाइरल एंजियोग्राफी की। सीटी एंजियोग्राफी हमें कंफर्म करवाता है कि ये थ्रोम्बो एम्बोलिटिकल कंडीशन है। थ्रोम्बस जाएगा ही वेनस साइड से आपके वेना केवा में जाएगा, वेना केवा से आपके हार्ट में, और हार्ट से लेफ्ट, और आपके राइट हार्ट से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कॉज करेगा और ब्लॉकेज से पेशेंट को पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे। और इसके अलावा हम एक्सरेज भी करवाते हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज़ें होंगी, इसके अलावा हम ईसीजी भी करवाएंगे, और एक्सरेज करवाएंगे। एक्सरे की एक फाइंडिंग है वेस्टर्न मार्क साइन, बस इसका आप नाम याद रख लें, इनफ है। बट इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो आर्टरी होगी एक साइड से वो स्वेल अप दिखेगी, एक साइड से वो श्रिंक दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट है, ब्लॉकेज है, उसकी वजह से। बस आप ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न साइन याद रख लें। ईसीजी करवाएंगे, एक्सरेज करवाएंगे, और पेशेंट का हम एबीजीज भी करवाएंगे। एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैसेस का टेस्ट भी करवाएंगे। एबीजीज के टेस्ट के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेटिंग कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बाहर निकाल रहा है, तो अल्काइलोसिस में चले जाएगा, पेशेंट की अल्कलोसिस मिलेगी, अल्कलोसिस कंडीशन मिलेगी पेशेंट को। ये लेस लाइकली, लेस स्पेसिफिक टेस्ट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रख लेना है। और अब चलते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट हम पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो क्या करेंगे, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, एक्यूट कंडीशन है, तो पेशेंट को डायरेक्टली आपने अनफ्रैक्शनेटेड आईवी हेपारिन स्टार्ट करवानी है। आईवी
अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन यूज़ करेंगे। साथ में पेशेंट को हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी यूज़ कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो एंटी थ्रोम्बोलिटिकल ड्रग्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं वो यूज़ करेंगे। वो कौन सी है? अपिक्साबन, रिवारोक्साबन, अपिक्साबन, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग है वो हम यूज़ कर सकते हैं, फोंडा पेरिनक्स। ये यूज़ होगी सबक्यूटेनियसली। ये सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट रेनल फेलियर का पेशेंट है तो ये सारी ड्रग्स, ये तीनों चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन रेनल फेलियर। तब आप सिर्फ अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन यूज़ करेंगे। ये तो एक्यूट कंडीशन के अंदर है। लेकिन अगर पेशेंट साइन सिम्टम्स के साथ आता है, प्रेजेंट करता है आपको, और वो विद इन 3 आवर्स, कंफर्म है कि वो 3 से 4 घंटों के अंदर, जो आपकी गाइडलाइन है वहाँ पे तो 3 घंटे है, लेकिन 4 घंटों तक भी आप एक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है, तो उस क्लास को कहते हैं TPAs, थ्रोम्बोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड ड्रग्स। तो जिस तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है उसको यूज़ करेंगे। ये विद इन 3 आवर ही, याद रखें, यूज़ करते हैं। पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद इन 3 आवर्स। अगर पेशेंट आपके पास इस कंडीशन के साथ, क्लॉट के साथ अपीयर होता है, ये डायरेक्टली क्या जाके क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, पेशेंट उसी टाइम ठीक हो जाता है। लाइक वो पेशेंट की जो एम्बोलिटिकल कंडीशन है वो रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर 3 घंटे से ज़्यादा या 4 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये वेस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो ये ड्रग लेस लाइक नहीं यूज़ होता, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है बहुत लेट पहुँचते हैं, मोर देन 4 आवर्स 3 आवर्स से ज़्यादा लेट पहुँचते हैं। कुछ कंडीशन में पेशेंट्स का पता ही नहीं होता कि वो इस कंडीशन में है, क्योंकि प्रेजेंट पेशेंट तब भी करता है कि उसके सिम्टम्स आते हैं पैरालिसिस के सिम्टम्स आते हैं, एंड देन उसके बाद पेशेंट को कहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक है, क्रोनिक पेशेंट है, तो क्रोनिक कंडीशन में क्या करेंगे? क्रोनिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? क्रोनिक कंडीशन में आपने हेपारिन ही यूज़ करनी है, या फिर इसके अलावा वारफरिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर MCQs है इंपॉर्टेंट, वारफरिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वारफरिन नहीं यूज़ करेंगे। तो आपने हेपारिन ही यूज़ करनी है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर, या फिर वारफरिन भी यूज़ कर सकते हैं, वारफरिन, बट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वारफरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वारफरिन यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट रिकरेंट DVT के साथ आता है, या DVT के कॉज है और पेशेंट रिकरेंट जो है एम्बोलिज्म की कंप्लेन के साथ आता है, तो आपका जो इंफीरियर वेना केवा है वहाँ पे आप जाली लगा देंगे, वहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं? इंफीरियर वेना केवा फ़िल्टर। जो
आपके क्लॉट अगर बनता है तो वो उसको फ़िल्टर करके वहीं पे रोक लेगा। पेशेंट का जो थ्रोम्बस है, वो एम्बोलिज़म जो है वो आपके पेशेंट के पल्मोनरी सिस्टम में नहीं इंट्रोड्यूस होगा, वो वहीं पे कवर कर लेगा। ये तब करते हैं जब पेशेंट अगर रिकरेंट या डीवीटी के पेशेंट के रिकरेंट डीवीटी के साथ आता है, या फिर उन कंडीशंस के अंदर जिसके अंदर हम वारफरिन या हेपारिन दोनों ही यूज़ नहीं कर सकते। ट्रीट करने के बाद आपने प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए आपने आईवी फ़िल्टर यूज़ करना है। इसके अलावा इसका मोस्ट एक्यूरेट जो ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट वो होता है रेट्रोग्रेड ब्लड सर्कुलेशन। रेट्रोग्रेड ब्लड सर्कुलेशन। तो ये था ट्रीटमेंट आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। एक दफ़ा जनरली सारा रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है इस डिज़ीज़ के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपकी ब्लड के अंदर कोई क्लॉट बनता है, क्लॉट आपके पल्मोनरी सिस्टम में जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज होगी, पेशेंट का ब्लड सप्लाई नहीं होगा, पेशेंट को चेस्ट में पेन होगी, पेशेंट का डिस्निया होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, पेशेंट सांस तेज़ लेगा, तेज़ लेने की वजह से पेशेंट टैकीकार्डिया में भी जाएगा, टैकीपनिया में भी जाएगा। ब्लड है, ब्लड जब वो पेशेंट कफ़ करेगा, कफ़ के साथ वो बलगम आएगी, बलगम के अंदर खून होगा, हेमोप्टाइसिस की कंडीशन होगी, पेशेंट को बुखार होगा और पेशेंट सिनकोप में भी जाएगा अगर पेशेंट ट्रीट ना किया गया टाइमली। ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा। अब पेशेंट आ गया है, आपने सबसे पहले उसकी डीवीटी की हिस्ट्री लेनी है। डीवीटी की हिस्ट्री लेने के बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। इन्वेस्टिगेशन से पहले आपने कुछ सेकंड्स के अंदर पेशेंट का असेसमेंट करना है, उसमें वेल्स क्राइटेरिया चेक करना है, आइदर की डीवीटी की प्रीवियस हिस्ट्री है, या आइदर की डीवीटी है, या फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं एम्बोलिज्म वाले, या पेशेंट को कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं थी, या फिर इसके अलावा पेशेंट टैकीकार्डिया में था, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, टैकीकार्डिया में था। और इसके अलावा ओल्ड एज है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं है, पर पेशेंट बेड रिटर्न तो नहीं था। इससे आप वेल्स क्राइटेरिया कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद पेशेंट के वेल्स क्राइटेरिया के स्कोर के उसके बेस पे आप चेक करेंगे कि क्या 4 से लेस है। अगर लेस है तो डी डाइमर्स नेगेटिव है तो पेशेंट नहीं एम्बोलिटिक। अगर पेशेंट का जो वेल स्कोर है वो मोर देन 4 है तो वो पेशेंट में भी एम्बोलिटिक कर रहा है। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप स्पाइरल सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी एंजियोग्राम करवाएंगे, उससे आपको डिटेक्ट हो जाएगा ये एम्बोलिज्म है। इसके अलावा एक्सरेज करवाएंगे। एक्सरेज में वेस्टर्न आपको वेस्टर्न मार्क साइन मिलेगा। इसके अलावा आप इसकी ईसीजी करवाएंगे पेशेंट की, और पेशेंट की एबीजीज करवाएंगे। एबीजी की फाइंडिंग क्या होगी, पेशेंट टैकीपनिया की वजह से हाइपोकैप्निया में होगा तो पेशेंट अल्कलोसिस में होगा। अब इन्वेस्टिगेट हो गया है तो लेस लाइक आपने इस 2 स्पाइरल के साथ कंफर्म कर लेना है, तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना है। ट्रीटमेंट स्टार्ट में क्या करना है, इसकी रेनल हिस्ट्री चेक कर लेनी है। अगर पेशेंट रेनल फेलियर में नहीं है तो पेशेंट को आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन स्टार्ट करवा देनी है। साथ में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन स्टार्ट करवाएंगे, साथ में रिवारोक्साबन या अपिक्साबन स्टार्ट करवाएंगे, या उसके साथ फोंडापेरिनक्स यूज़ करेंगे। ये था एक्यूट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड है, क्रोनिक है, तो उसमें आपने डेली बेसिस पे, अगर प्रेग्नेंट है तो डेली बेसिस पे हेपारिन, वरना आप वारफरिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट रिकरेंट डीवीटी के साथ आता है तो आपने आईवीज़ की जो इंफीरियर वेना केवा है वहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है, ताकि वो फ़िल्टर जो है वो डीवीटी जो एम्बोलिज्म है वो कॉज ना होने दे। और इसके अलावा पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है तो वो ब्लड सर्कुलेशन है, रेट्रोग्रेड ब्लड सर्कुलेशन। तो ये था पल्मोनरी एम्बोलिज्म।